सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ देखने वाले हैं 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, यानी कार्य इक्वल्स टू क्या। तो कार्य यानी होता है बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी इक्वल्स टू कार्य। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वो उत्प्लावन बल से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी बॉयंसी फोर्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग किसका गुण है। तो वो गुण है घूर्णनशील पिंड का। कोणीय संवेग जो है वो घूर्णनशील पिंड का गुण है। अगला प्रश्न, जड़त्व किसका गुण है। तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान का। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण है। अगला प्रश्न, उछाल बल क्यों लगता है। तो इसका सही जवाब है द्रव के भार से। उछाल बल जो है वो द्रव के भार से लगता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन कहलाता है प्रकाशिकी। अगला प्रश्न है वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है। तो वो पृथ्वी के केंद्र पर। वस्तु का भार सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है। सो वो है ठोस में। ध्वनि जो है वो सबसे अधिक ट्रैवल करती है ठोस पदार्थ में। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चलती। तो वो ध्वनि तरंग है जो कि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकती है। तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन की जो परत है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो वो रोटेंजन ने की थी। एक्सरे की खोज रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है दूरी मापने का यंत्र कौन सा है। तो वो है ओडोमीटर। दूरी मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं ओडोमीटर। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया। तो दिया था आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सही जवाब है परमाणु दोलन पर। परमाणु घड़ी जो है वो परमाणु दोलन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो उसे हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल में। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। तो वो है पारा। थर्मामीटर में पारा नामक जो द्रव है यानी मर्क्यूरी उपयोग में होता है जिसे हम तापमान मापते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की। तो वो हर्टज नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियो तरंगों की खोज, हर्टज। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूरा नाम क्या है। तो वो है
लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है लेज़र का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है जड़त्व से। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन या विखंडन से। नाभिकीय संलयन या विखंडन से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है तापमान की ऐसा इकाई क्या है? तो तापमान की ऐसा इकाई होती है केल्विन में। याद रखना है तापमान की जो ऐसा इकाई होती है वो केल्विन में होती है। अगला प्रश्न है पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का क्वथनांक। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट जवाब है आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश कौन वहन करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। परमाणु में जो ऋणात्मक आवेश है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की जो ऐसा इकाई होती है वो है ओम। अगला प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो वो विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से वो अलग होते हैं। सो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है? तो वो स्नेल नियम से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो स्नेल नियम से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं फोकस। वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वो फोकस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किन पर निर्भर करती है? तो वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो गति है वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं परावर्तक सतह। दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी किस में मापी जाती है? तो वो मीटर में मापते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी है उसे मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक का वह कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है? तो वो है दक्षिण ध्रुव। याद रखना है दक्षिण ध्रुव। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो विद्युत का अच्छा चालक है? तो ऑप्शन में से दिए गए तांबा है जो कि विद्युत का एक अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है जूल का नियम किससे संबंधित है? तो वो ऊष्मा से संबंधित है। जूल का जो नियम है वो ऊष्मा से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न कौन सी किरणें चिकित्सीय उपयोग में आती है? तो वो एक्सरे है जो कि चिकित्सा के उपयोग में आती है, एक्सरे। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल प्रकार का होता है। मानव नेत्र का जो लेंस है वो उत्तल प्रकार का लेंस होता है। अगला प्रश्न है मृक्तृणा किस कारण होती है? तो वो अपरिवर्तन के कारण होती है। मृक्तृणा जो है वो अपरिवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं माइक्रोफोन। वह उपकरण जो ध्वनि को रिकॉर्ड करता है उसे माइक्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा किस प्रकार से संचलित होती है? तो वो
चालन, संवहन और विकिरण से संचरित होती है ऊष्मा। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो वो कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगे रेडियो संचारण में उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो है वो रेडियो संचार में उपयोग होती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी डेसिबल एक यंत्र है जिसमें मापते हैं और उसकी यूनिट है वो भी डेसिबल में होती है। अगला प्रश्न है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण दिखता है? तो अपरिवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से आकाश में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है अधिक गलनांक होने की वजह से, जो कि टंगस्टन जो एक मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो वो धारा की दिशा और तीव्रता। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की तीव्रता और दिशा को मापता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का स्रोत कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से सूर्य भी है, दीपक भी है, तारा भी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रकाश का जो स्रोत है वो सभी है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो वो बेकरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो बेकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें किससे निकलती है? तो वो रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलती है गामा किरणें। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, गामा किरणें निकलती है रेडियोधर्मी पदार्थ से। अगला प्रश्न है कि लेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेजर का प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। लेजर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? तो वो थे न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? तो वो है E=mc का स्क्वायर। E=mc² होता है द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें सीधी क्यों चलती है? तो वो है माध्यम की समानता के कारण। माध्यम की समानता के कारण प्रकाश की किरणें सीधी चलती है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो सही जवाब है धातु चालक पर। ओम का नियम धातु चालक पर लागू होता है। अगला प्रश्न है धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है एमीटर। धारा मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं एमीटर। अगला प्रश्न 1 किलोवाट यानी कितना वाट होता है? वो होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर में होता है। अगला प्रश्न फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो विकिरण में होती है। सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा जो है वो विकिरण रूप में होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो वो निर्वात में नहीं फैल सकती। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं फैल सकती। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो उपकरण है वो है जनरेटर।
अगला प्रश्न है बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन धातु से बना होता है। बल्ब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है कि गति की इकाई क्या है? तो उसकी जो इकाई है मीटर पर सेकेंड होती है। गति की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि शक्ति का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है कार्य बाय समय, यानी कार्य बाय समय यानी वर्क, W/T इसका होता है सूत्र। अगला प्रश्न है कि तरंग की गति का फॉर्मूला है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तरंग की गति आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है विद्युत बल का नियम किसने दिया? तो वो कूलम्ब ने दिया था। विद्युत बल का जो नियम है वो कूलम्ब ने दिया था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, ऊर्जा संरक्षण का यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि बल को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है स्प्रिंग बैलेंस। बल को मापने का यंत्र है स्प्रिंग बैलेंस। अगला प्रश्न है कि द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। द्रव में जो दबाव है वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गति। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं गति। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो वो है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम की आवर्त अवधि किस पर निर्भर करती है? तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। पेंडुलम की जो आवर्त अवधि है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि किसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है? तो वो न्यूटन के नियम को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है कि शून्य घर्षण होने पर वस्तु क्या होगी? तो वो गति करती रहेगी। शून्य घर्षण पर जो वस्तु है वो गति करती रहेगी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता? तो वो जो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होता है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सभी सही है, यानी ऑप्शन ए बी सी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का विस्तार किस कारण होता है? तो ताप बढ़ने से, तापमान बढ़ने से धातु का विस्तार होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है कैसे? तो विभवांतर से होती है विद्युत धारा उत्पन्न। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति बढ़ाने वाला कारण कौन है? तो वो है तापमान भी है, दाब भी है और आर्द्रता भी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी कहता है कि ए बी सी सभी सही जवाब है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग की ऊंचाई क्या कहलाती है? तो वो आयाम कहलाती है। तरंग की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र किससे बना है? तो वो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु का जो केंद्र है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? तो हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन के संलयन से होती है। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा का संचरण किस प्रकार होता है? तो होता है चालन, संवहन और विकिरण से। चालन, संवहन और विकिरण से होता है तापीय ऊर्जा का संचरण। अगला प्रश्न है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी होता है सब्लिमेशन। तो ठोस से गैस में परिवर्तन, जैसे कैम्फर, कपूर एक एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का, जिसका परिवर्तन ठोस से गैस में होता है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो 17.2 मीटर।
17.2 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न है ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो वो लोहा में होती है। ध्वनि की जो अधिकतम दूरी है, गति है, वो लोहा में होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो वो कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो कंपन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है बल इक्वल्स टू समय क्या होता है? तो बल गुणिला समय इक्वल्स टू होता है संवेग। बल गुणिला समय इक्वल्स टू संवेग। अगला प्रश्न है कि संवेग का संरक्षण किस पर निर्भर करता है? तो जवाब है बाहरी बल न लगने पर निर्भर करता है संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वो है जूल। तापीय ऊर्जा की इकाई होती है जूल में। अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रकाश की गति कम होना और माध्यम का घनत्व अधिक होना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दोनों कहता है वो सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो ऊर्जा निकलती है ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब सबसे पहले किसने बनाया? तो वो थे थॉमस एल्वा एडिशन ने बिजली का बल्ब बनवाया था। अगला प्रश्न है कि पंखे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा होती है पंखे में उपयोग होने वाली ऊर्जा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच का अर्थ क्या है? तो पिच का अर्थ है आवृत्ति। पिच का अर्थ होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो उसकी दिशा बदलती है, गति बदलती है और तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें तीनों परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जो इसका गलनांक है वो अधिक होता है। इसका जो गलनांक है वो अधिक होता है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन पर आधारित, नहीं, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र होता है बल बाय क्षेत्रफल, यानी बल बाय क्षेत्रफल होता है दाब का सूत्र, यानी न्यूटन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में बर्फ़ क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी में बर्फ़ तैरती है। अगला प्रश्न है किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो वो रेडियो तरंग की जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न चुंबकीय ध्रुवों को अलग किया जा सकता है या नहीं? तो इसका सही जवाब है नहीं किया जा सकता। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न वह तरल पदार्थ जो ऊष्मा का अच्छा चालक है? वो है पारा। दिए गए ऑप्शन में से जो पारा है वो ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। अगला प्रश्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वो है तरंगदैर्घ्य पर और आवृत्ति पर। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। तो ऑप्शन नंबर जो डी, ए और सी दोनों आंसर कह रहा है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी कार्य हो सकता है क्या? तो हाँ, यदि बल कार्य करे तो वस्तु का वेग शून्य होने पर भी कार्य हो सकता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है किसकी ओर? तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित। अगला प्रश्न है कि बिजली के झटके से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अर्थिंग का भी हम उपयोग करते हैं, इंसुलेटर भी करते हैं और फ्यूज भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है सभी। अगला प्रश्न है कि जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, जेट विमान, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना माध्यम के संचरित होती है? तो वो विकिरण, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा संचरित होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो वो इकाई है हर्ट्ज में। ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति इकाई है वो है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र पृथ्वी की कंपन को मापता है? तो वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो पृथ्वी की कंपन को मापता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम पदार्थ है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन की तरह उपयोग में होता है। अगला प्रश्न है चुंबक तत्व की खोज किसने की? वो था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी चुंबक तत्व की खोज। अगला प्रश्न है किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की में प्रयुक्त होती है? तो वो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है वो चक्की में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। याद रखना है, कार्य की एसआई इकाई है जूल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन। याद रखना है, बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन में। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल में। ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो है जूल। अगला प्रश्न है दाब की एसआई इकाई क्या है? तो वो है पास्कल। दाब की जो एसआई इकाई है पास्कल। एक पास्कल यानी होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड की। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल में। ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो है जूल। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न है बल। बल इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या है? तो वो है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान गुणिला त्वरण इक्वल्स टू बल। अगला प्रश्न है कि घनत्व का सूत्र क्या है? तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बाय आयतन। द्रव्यमान बाय आयतन होता है घनत्व का सूत्र। द्रव्यमान यानी होता है मास, आयतन यानी होता है इसका क्यूब, यानी हम बोल सकते हैं मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो वो प्रकाश तरंगों पर भी लागू होता है, ध्वनि तरंगों पर और जल तरंगों, तीनों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी पर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो वो होती है आभासी और सीधी। आभासी और सीधी होती है दर्पण में बनने वाली छवि। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है? वो होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा का प्रवाह होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो वो होता है माध्यम परिवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो माध्यम परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन में पीछे देखने के बाद कौन सा दर्पण उपयोग होता है? पीछे देखने के लिए तो वो है उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं वाहन में पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है थर्मामीटर। ऊष्मा मापने का जो यंत्र है वो है थर्मामीटर। अगला प्रश्न है विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या है? तो वो है वोल्ट में। विद्युत विभव की एसआई इकाई है वोल्ट। अगला प्रश्न है चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती है? तो इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की तरफ। चुंबकीय रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक कौन है? तो वो है पृथ्वी स्वयं है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी स्वयं है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? तो वो है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इक्वल्स टू आई इंटू आर है ओम का नियम। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो वो होती है वाट में। विद्युत शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है वाट में। अगला प्रश्न है कि 1 वाट यानी कितना? सो वो ऑप्शन में दिया गया है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड होता है 1 वाट यानी। अगला प्रश्न है कि रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो होता है माइक्रोवेव तरंग का प्रयोग होता है रडार में। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो वो होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है कि वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइड्रोमीटर। वायुदाब मापने वाला जो यंत्र है वो है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो वो था फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था बिजली का आविष्कार। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।